सितंबर 2022, जगह मॉस्को के क्रेमलिन का सेंट जॉर्ज हॉल, और मानो व्लादिमीर पुतिन के शरीर में हिटलर की आत्मा आ गई हो। वैसे ही दहाड़ते हुए अपनी ताकत और दूसरे देश के इलाकों पर अपने कब्जे का वैसा ही ऐलान जैसे कभी हिटलर ने किया था। याद हो आई इतिहास की 15 मार्च 1938 की तारीख। हिटलर ने उस दिन पुतिन की तरह ही ऑस्ट्रिया को अपने में मिलाने की घोषणा की थी। जैसे हिटलर ने रेफरेंडम करवाया था, वैसे पुतिन ने भी करवाया। तभी यूरोप और दुनिया क्या उसी मोड़ पर नहीं है जैसे हिटलर के कारण 1938 में थी? कहीं अगले महायुद्ध, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ तो दुनिया बढ़ते हुए नहीं? नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। व्लादिमीर पुतिन का 30 सितंबर का भाषण पश्चिम पर दहाड़ थी। धमकाने और डराने और अपने विजयी होने के जितने जुमले जैसा तेवर पुतिन दिखा सकते थे, वह उन्होंने दिखाया। उन्हें सुनने के लिए रूसी एलीट्स वैसे ही जमा हुए थे जैसे कभी हिटलर को सुनने के लिए जर्मन लोग जमा होते थे। उन्होंने कहा, सुन लो कीव, यूक्रेन में सरकार चलाने वालों और उसके पश्चिमी मालिकों, अब लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन एंड ज़ापोरिज़िया में रहने वाले लोग रूस के नागरिक हो गए हैं हमेशा के लिए। जाहिर है मॉस्को में Putin had put on a big performance for the gathered Russian elites, वैसे ही जैसे हिटलर कभी जर्मन लोगों पर जादू बनाता था। बहरहाल इधर पुतिन दहाड़े और यूक्रेन ने तुरंत नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया। The West too immediately denounced the occupation as an illegal act that no one will recognize. Americans imposed more sanctions and a vote of condemnation was drafted at the United Nations. Meanwhile, Putin's people, well, they continued to leave the country, indifferent towards Russia becoming a little bit more larger, bigger. पश्चिम की जवाबी बातों का पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ. Putin was filled with pride. Heck, he is filled with pride even now. 8 years after annexing Crimea and getting away with it scratch-free, he knows somewhere within that he will succeed once again. साफ अर्थ है, 30 सितंबर को दुनिया और विभाजित हुई। पुतिन ने ऐसे जुमले, ऐसा घमंड दिखाया, अपने लोगों को एकजुट बनाने और विजयी होने के ऐसे झूठ बोले कि यूरोप के पुराने घाव ताज़ा हो गए। Yes, he opened some old wounds. A fiery speech railing at the West for a litany of sins ranging from destabilizing Russia in the 17th century to allowing a gender reassignment surgery. पुतिन ने अमेरिका और उसके साथी देशों के इतिहास की याद दिलाई। कहा कि ये देशों को गुलाम, कॉलोनी बनाने वाले हमें भी अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं। They want to see us as a colony. They don't want equal cooperation. They don't want to rob us. They want to see us not as a free society, but a crowd of soulless slaves. इसी के साथ पुतिन ने कसम खाई कि वे दुश्मनों को मनतोड़ जवाब देंगे. And he vowed to use all means available to fend off attacks, a clear reference to the country's nuclear arsenals. He added, they created a precedent, by the way. Yes, Putin made a veiled reference for his declared readiness to use all means to deter Ukraine from pressing on what its counter-offensive. हाँ, एटमी हथियार के उपयोग की दी इनडायरेक्ट धमकी। यूक्रेन के इलाके क्योंकि अब रूस के हिस्से हैं, तो उन्हें छोड़ने की यूक्रेन की कोशिश पर ज़रूरत हुई तो रूस आगे यूक्रेन पर एटमी हमला भी बोल सकता है। पुतिन की लफ्ज़दी और भाषण का लबोलुआब है कि वे लंबी लड़ाई की तैयारी में हैं, रूसियों को महायुद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब और विजय होने का हुंकारा लोगों में बनवा रहे हैं, फादरलैंड के लिए कुर्बानी की तैयारी का। तभी
He roared about US being the only country to use nuclear weapons, dropping them on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in the closing days of World War II. पुतिन ने भाषण में सोवियत संघ के ढहने पर खेद जताया and blamed the West for trying to dominate Russia. We need to turn this disgraceful page. Western hegemony will be smashed. This is inevitable. We must do this for our people, the great historical Russia, Putin said. He painted West as an aggressive imperialist based on lies and violence, realizing little that this is exactly what Russia had become under his leadership. कह सकते हैं पुतिन ने सोवियत संघ के वक्त को याद कराते हुए रूसियों को भरोसा दिया है that they are succeeding in knitting back the Soviet dream despite the hardships that are being hurled. सवाल है क्यों पुतिन लड़ाई के पिच को इतना ऊंचा बना दे रहे हैं? During Crimea annexation, Putin carried much of Russia's elite and society with him on a wave of patriotic fervor. Even though the world had frowned at him then for his naked land grab, many did feel that Putin had a point. After Iraq and Libya, how could the West lecture others on violating sovereignty? And many European politicians wanted to get back to business as usual with Russia as quickly as possible. पर इस बार पिक्चर बदल गई है. इस दफा रूस के भीतर पुतिन को मुश्किलें हो रही हैं. रूसी लोग अपने देश से भागते दिख रहे हैं. Last week, we all saw scenes of people fleeing Russia when they were asked to join the fight against the war in Ukraine. Being the first public mobilization since the Second World War, hundreds of thousands of Russians tried to leave the country by land and air to Central Asian states like Kazakhstan and Kyrgyzstan, and to others like Finland, Georgia, Mongolia, Turkey and Serbia. यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो रूसी लोग अपने नेता की बातों पर भरोसा करते हुए थे, लेकिन 8 महीने बाद रूस बदहाल है. लोग तकलीफ में हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं. Chaos, uncertainty and terror has gripped Russia. The improvements in quality of life that the first years of Putinism had brought are drying up amid sanctions and international isolation. Even the Russian elites that had gathered at St. George Hall appeared apprehensive rather than victorious. International media has been quoting that many in the Russian political elite are horrified, gripped with nervousness. Yes, the Russians are gripped with anxiety, more than the world. मॉस्को की सरकार के एक आला पॉलिटिशियन इंसाइडर ने इंटरनेशनल प्रेस से कहा है कि कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा. Nobody knows what happens next. It's clear there is no grand strategy. इसलिए पुतिन चालबाजियों में उतरे हुए हैं. पब्लिक मूड के खातिर दिखावे के लिए यूक्रेन के कब्जाए इलाकों में जनमत संग्रह कराया. जबरदस्ती के फर्जी रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर लोगों के रूस में मिलाव होने की जीत दिखलाई. According to the official figures released by the Kremlin, the percentages of the 4 regions voting to join Russia were 98, 99, 93 and 87%, signaling to the Russians that in Mammoth, the Ukrainians have voted to be part of Russia. Yes, the Kremlin wanted a resounding pro-Russian verdict that could be dutifully reported through their toolkit on state propaganda networks by their stooges. कुल मिलाकर पुतिन अपने को बचाने और उस कोशिश में लड़ाई को बढ़ाने के पैंतरे चलाते हुए हैं. The sham referendum, the numbers, the roar from St. George Hall, citing and quoting history, using words like colonialism, slavery, all to quell dissent domestically by reinforcing the official line that Russians are fighting on the side of justice. इसलिए बड़ा सवाल है पुतिन किस सीमा तक जाएंगे. यूक्रेन का जहां है वहां जहां पर हाल में अपने इलाकों की मुक्ति के लिए लड़ेगा तो उसकी सेना का मनोबल भी ऊंचा ही है, जबकि रूसी सैनिक भागते हुए दिख रहे हैं.
ऐसे पुतिन क्या गुस्से में यूक्रेन पर एटमी मिसाइल नहीं दागेंगे? ऐसा हुआ तो नेटो और अमेरिका क्या जवाबी मिसाइल के साथ तुरंत जवाब नहीं देंगे? फिलहाल सर्दियां आने वाली हैं। यूरोप और रूस दोनों ईंधन और गैस की सप्लाई व डिमांड पर जबरदस्ती की मार से परेशान रहेंगे। पुतिन जबरदस्ती लड़ते और लड़ाते हुए हैं। रूस में बगावत का माहौल बनते हुए है। The use of force to get people to join military forces will lead to backlash. People will flee, and an empty, poor, hungry, and sick Russia will not contribute to becoming the grand Soviet empire of Putin's dream. और ये सब धीरे धीरे पुतिन की हताश को बढ़ाएगा तो उसी के फेर में दुनिया कहीं तीसरे महायुद्ध की तरफ नहीं बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।